हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चले स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, यानी कि चैप्टर नंबर 12 का। ठीक है, तो अब तक हमने कर लिया है एक्सरसाइज नंबर 12.1, जहाँ पे हमने कर लिया था कि कैसे एलपीपी की को सॉल्व कैसे करते हैं। उसमें हमें क्वेश्चन गिवन होता था और उसको हमें सॉल्व करना होता था ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है लास्ट वीडियो, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2। तो 12.2 में क्या डिफरेंस है ऐसा कि जो इसमें करवाने के लिए, वो ये है कि आपको पहले जो 12.1 थी उसमें हमें क्वेश्चन में फॉर्मेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया होता था। यानी कि क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट का जो कैलकुलेशन पार्ट करना है वो बना हुआ होता था ऑलरेडी, उसका सोल्व करना ही काम होता था। ठीक है, सोल्व करने का ही काम करते थे। लेकिन अब जो एक्सरसाइज नंबर 12.2 है, उसमें हमें जो स्टेटमेंट होगी वो हमें एक तरह से खुद से ही फॉर्मुलेट करना होगा उस क्वेश्चन को, और सोल्व भी करना होगा। सोल्व करने का प्रोसीजर वही रहेगा जो लास्ट एक्सरसाइज में था। तो मेन चीज़ यही है कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे करना है। उस क्वेश्चन जो 12.1 में थे वैसा उनको आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल आपका स्टेटमेंट टाइप से होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखिए। रेशमा wishes to mix two types of foods P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P cost rupees 60 per kg and food Q cost rupees 80 per kg. Food P contains 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B, while the food Q contains 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें हमें फॉर्मुलेशन खुद से ही करना पड़ेगा। कि देखिए, सबसे पहले हमें देखना है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किसको करने के लिए कहा गया है। तो लास्ट लाइन से आप देख सकते हैं डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर से ही क्लियर हो जाता है कि हमें मिनिमाइज करने का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब किसको मिनिमाइज करना है, बात ये आती है। इसमें करना है मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट जो पड़ेगी उसको मिनिमाइज करना है, यानी कि कम से कम कॉस्ट में उसका फूड अवेलेबल हो जाए। ठीक है, मिक्स जो करना है उसको। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन करना कैसे है। तो लेट द मिक्सचर कंटेन्स, यहाँ पर है कंटेन्स x किलोग्राम ऑफ फूड P एंड y किलोग्राम ऑफ फूड Q, देयरफॉर x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि x कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो उसने ली होगी फूड P की, क्योंकि इसको मिक्स करना है दो टाइप के फूड को, P और Q टाइप के। तो हमने मान लिया x किलोग्राम जो आपने फूड P लिया है और y किलोग्राम लिया है आपने फूड Q। देयरफॉर द टू वैल्यूज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट, उसके बाद आपको फूड P और फूड Q के लिए आप एक टेबल की फॉर्मेशन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपको टेबल की फॉर्मेशन करनी है। कैसे करेंगे, देखिए। फूड P और फूड Q के बारे में इसने बोला है, तो ऊपर लिख देंगे फूड P और फूड Q, और उसमें विटामिन कंटेंट के ऊपर बात आ रही है, तो विटामिन कंटेंट आपने कॉलम में ले लिया है, विटामिन ए और विटामिन बी। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है। तो फूड पी में जो विटामिन ए है वो है 3 यूनिट्स पर केजी, और फूड जो उसमें विटामिन बी जो है फूड पी में वो है 5 यूनिट्स पर केजी। यानी इस तरह से फूड क्यू जो है उसमें विटामिन ए 4 है, 4 यूनिट पर केजी, एंड विटामिन है 2 यूनिट पर केजी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। देखिए कैसे आया। मैं यहाँ पे इसके लिए एटलीस्ट फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन को देखिए जरा, जो उसमें है क्या है, इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की जो टोटल कंटेंट है दैट शुड बी एट लीस्ट 5, यानी कि एटलीस्ट 5 यूनिट होनी चाहिए विटामिन ए की टोटल। तो टोटल विटामिन ए हो गया, देखिए कैसे। अब हमें पता है फूड पी जो है हमने एक्स की केजी लिया है और फूड क्यू जो है वो वाई केजी लिया है। तो आपका टोटल जो बन गया वो देख सकते हैं, पर यूनिट में विटामिन ए जो है फूड पी में वो है 3 यूनिट है पर केजी में। तो टोटल एक्स केजी है तो हो गया 3x। ठीक है, क्या बन गया 3x प्लस फूड क्यू जो है उसमें विटामिन ए है 4 यूनिट्स पर केजी। तो टोटल वाई किलोग्राम आपका फूड था ये फूड क्यू, तो 4y ये बन जाएगा टोटल।
तो ये हो जाएगा 3x + 4y। और यहाँ पर सामने मेंशन है कि एट लीस्ट 8 यूनिट आपको चाहिए है, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना तो होना ही होना चाहिए, एट लीस्ट कम से कम, ठीक है। एट लीस्ट 8 का मतलब ये हो गया कि 8 या 8 से ज़्यादा हमें विटामिन ए चाहिए। तो विटामिन ए की टोटल जो कंटेंट है वो हो जाएगा 3x + 4y ये वाला, ठीक है। और दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 यूनिट, ठीक है, ये मेंशन है। इसी तरह से विटामिन बी जो है उसकी भी क्वांटिटी गिवन है, एटलीस्ट 11 जो है आपकी यूनिट्स चाहिए हैं विटामिन बी के। तो इसी तरह से 5x + 2y टोटल कंटेंट हो जाएगा विटामिन बी का, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11। एंड लास्ट आपको पता ही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले से ही फर्स्ट लाइन में ही आ चुका था। अब आपके पास ये है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स जो हमें ज़रूरत होती है कॉन्स्टेंट्स की, लास्ट एक्सरसाइज में हमने बता दिया था क्या होता है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब हमें बात करनी है z क्या होगा जिसको हमें मिनिमाइज़ करना है। z क्या था? कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, जिसको हमें मिनिमाइज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर मेंशन है कि जो उसकी कॉस्ट है फूड पी जो है उसकी कॉस्ट है 60 रुपीज़ पर kg, यानी कि 1 kg जो फूड पी है वो आता है 60 रुपीज़ का, और हमने टोटल लिया कितना x kg, तो टोटल हो गया 60x प्लस फूड क्यू का रेट जो है वो 80 रुपीज़ पर kg है, तो टोटल क्वांटिटी हमने ली है y kg, तो हो गया 80y। तो z जो है वो आपके सामने आ जाएगा 60x + 80y। So we have to minimize z is equal to 60x + 80y subject to constants 3x + 4y greater than equal to 8, 5x + 2y greater than equal to 11, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। अब ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा बन चुका है, ठीक है। यहाँ से आगे आपको क्या करना है जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, ठीक है। यहाँ से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते थे वो यहाँ से शुरू होते थे। मैं ये दिखा देता हूँ आपको यहाँ से, ठीक है, इससे नीचे वाला पोर्शन ये है फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते थे याद होगा आपको, सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में फॉर्मेशन करते थे। आगे आगे अगले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट करूँगा, आपको पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे समझाना भी है आपको, इसलिए तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो, ठीक है। आप अपने आप से कीजिएगा, जो आपको इन इक्वेशंस को इक्वेशन में बदल लेना है। तो लेट 3x + 4y = 8, तो उसकी टेबल हमने फॉर्मेशन कर ली जैसा कि आप पहले करते आए हैं। उसके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या किया, उसके सेकंड जो इक्वेशन थी आपके पास उसको हमने सेकंड इन इक्वेशन थी उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। 5x + 2y = 11, उसके लिए हमने x और y की वैल्यूज़ ली हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ चुकी हैं। अब करते हैं ओरिजिन टेस्ट, जैसा कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने कर लिया था। हमने टेबल पहले इसके लिए हमने लाइन की फॉर्मेशन कर ली है, तो आपके सामने ग्राफ देख सकते हैं आप सभी। तो 3x + 4y = 8 और 5x + 2y = 11 के लिए हमने दो लाइन की ड्रॉ कर ली हैं इस ग्राफ के ऊपर। अब ओरिजिन टेस्ट जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में किया था, x और y को 0 0 रखना है, तो आपके पास आ जाएगा 0 greater than equal to 8, दैट इज़ फॉल्स। सो रीजन विल बी क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो रीजन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा दूसरी साइड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सेकंड जो इक्वेशन थी आपकी 5x + 2y = 11, उसमें भी ओरिजिन टेस्ट लगाया, तो पुट किया उसमें x और y को 0 0, तो आपके पास आ जाएगा 0 greater than equal to 11, दैट इज़ फॉल्स। और यहाँ पे भी ये केस, इस केस में भी जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा अवे फ्रॉम ओरिजिन ही आएगा। और लास्ट जो दो बचती हैं वो है x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो लास्ट एक्सरसाइज में हम बार बार किया है, हमने पूरी एक्सरसाइज को कवर किया है, तो आपको याद ही होगा कि x greater than equal to 0 एंड y greater than equal to 0 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं, देखिए इसमें करना क्या है। तो उसके बाद हमने रीजन विल बी क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, एंड ऑल्सो मैंने आपको बता दिया वर्बली x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फीजिबल रीजन जो होगा जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन लाई करता है, दैट विल बी अनबाउंडेड रीजन, जैसा कि पीछे ग्राफ में मैंने आपको दिखा दिया था, विद कॉर्नर्स एट ABC, और A के जो पॉइंट्स है, B के और C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया था लास्ट वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो जरूर, तो आपको पता लग जाएगा कैसे करते हैं। तो हमने फिर क्या करना है, Z की वैल्यू में ये रखते हैं, जब देना है ABC की वैल्यूज़, और उसमें से जो सबसे हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, फिलहाल यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है वो 160 है, लेकिन ये 160 वैल्यू दो जगह पे आई है, ठीक है, तो 160 वैल्यू दो जगह पे आई है। तो अब हमें चेक करना है, क्योंकि ये रीजन अनबाउंडेड है, देयरफॉर वी कैन नॉट से क्लियरली वेदर इट इज़ मिनिमम और नॉट, दिस वैल्यू इज़ मिनिमम और नॉट, बिकॉज व्हेन इन केस ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट द अनबाउंडेड रीजन, देन
द मिनिमम वैल्यू मे बी और मे नॉट बी 160। ठीक है, इस केस की बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, याद होगा लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, z की जो भी वैल्यू है 60x + 80y जो z आया था, हम अज्यूम करके चलेंगे कि दिस इज़ लेस देन 160, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ मिनिमम और नॉट। दैट मीन्स आपको z की वैल्यू 160 से लेस लेके चलने के देखना है कि क्या आता है। ठीक है, क्या कोई रिजल्ट आता है, तो उसको सिंप्लीफाई करके आप बोल सकते हैं 3x + 4y लेस देन 8 एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग हाफ प्लेन हैज़ पॉइंट इन कॉमन विद फीजिबल रीजन और नॉट। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है, जैसा कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने कर लिया था पहले ही। ठीक है, तो आप उसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमें देखेंगे फॉर दिस लेट दिस, हमने ये हमने कर लिया है। तो अब हमारे पास इट कैन बी सीन दैट द फिजिबल रीजन हैज़ नो पॉइंट कॉमन विथ 3x + 4y लेस देन 8। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, देयरफॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विल बी 160। अब 160 दो जगह पे आया था, और दो जगह पे जब सेम वैल्यू आती है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है, तो मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। किस पर होते हैं, लाइन सेगमेंट के ऊपर। जिन दो पॉइंट पे वो सेम वैल्यू आ रही है, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू वही रहेगी, यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है। तो यहाँ पर ये होगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, उस पर जितने भी पॉइंट होंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के ऊपर, तो उसके ऊपर उसकी वैल्यू सारी मिनिमम वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने कर लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ में। देखिए इस तरह से ये हमारा जो ग्राफ बना है, उसमें जो ये जो लाइन डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से, तो इसका जो रीजन हमारा जो आया है इसके लिए, वो इस साइड आया है, और जो हमारा फिजिबल रीजन है वो अपोजिट साइड में है, ऊपर की साइड है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कह सकते हैं क्लियरली कि जो रीजन आएगा इसमें हमारे पास, जो हमारा फिजिबल रीजन है उसमें हमारी मिनिमम वैल्यू 160 ही होगी। ठीक है, और वो भी किस पर, एट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सेकंड। One kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat, and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 grams of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes. मतलब सिंपली लैंग्वेज समझा देते हैं, क्या है कि आपको केक बनाना है, और केक कैसे, दो टाइप का। वन काइंड ऑफ केक, जो पहले टाइप का केक है उसमें 200 ग्राम ऑफ फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए, और 25 ग्राम ऑफ फैट, यानी कि फैट चाहिए, जो आपका ऑयल वगैरह जो होता है या फिर घी वगैरह जो होता है। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट, यानी कि दूसरे टाइप के लिए इतना चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, कितने मैक्सिमम केक्स बन सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ केक्स की वैल्यू आपको मैक्सिमाइज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द टोटल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ केक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट टोटल नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड दैट इज x एंड टोटल नंबर ऑफ केक्स ऑफ सेकंड काइंड इज y। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो ऑलवेज होगा ही होगा। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस y, क्योंकि वी हैव टू मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ केक्स and total number of cakes will be x plus y, so we have to maximize z is equal to x plus y. नेक्स्ट टेबल बनानी है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन किया था, फ्लोर और फैट और केक ऑफ फर्स्ट काइंड, केक ऑफ सेकंड काइंड, 200 और 25 जो उसमें फ़ैट चाहिए, और 100 उसमें सेकंड वाले में फ्लोर चाहिए, और 50 उसमें फ़ैट चाहिए। और जो फ्लोर हमारे पास जो आटा है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम टोटल आपके पास आटा है, तो सोचिए जरा आपके पास मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी है आटे की, इससे ज़्यादा नहीं है। 5 kg आपके पास आटा है तो आप 6 kg थोड़ी बना लेंगे, ठीक है ना, 5 से कम ही रखेंगे, या तो 5 रहेगा मैक्सिमम या उससे कम ही रहेगा टोटल, ठीक है ना। देन टोटल फ्लोर हमने कितना यूज़ हो गया हमारा 200, देखिए हमने लिया 200 ग्राम लिया फ्लोर के अंदर, है ना, वो किसमें, फर्स्ट काइंड के फ्लोर में चाहिए था। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, टोटल कितने केक्स हैं, x केक्स हैं, तो 200x हो जाएगा टोटल फ्लोर रिक्वायर्ड फॉर केक ऑफ फर्स्ट काइंड। एंड सिमिलरली टोटल फ्लोर रिक्वायर्ड फॉर सेकंड काइंड ऑफ केक विल बी 100y, एंड दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 5000। अब 5000 क्यों आया, क्योंकि 5 किलोग्राम था, ये ग्राम में था, तो इसको किलोग्राम में चेंज कर दिया 1000 लगा के, ठीक है, 5000 ग्राम।
ठीक है। तो 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000, लेस देन इक्वल टू मैंने बता दिया है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये है 5000, तो उससे कम ही रखना है या बराबर रखना है 5000 की। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। सिमिलरली फैट जो है उसकी क्वांटिटी हमारे पास 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000 हो जाए, क्योंकि 1 kg हमें फैट रिक्वायर्ड कहा गया था, सॉरी जो अवेलेबल था हमारे पास, तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। तो इसको भी सिंप्लीफाई किया तो आया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी हमने बता दिया था। आगे चलते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आप ओरिजिन टेस्ट लगाओगे इस पर, तो ये आएगा बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड बाय कॉर्नर्स OABC। तो ये जो आपका रीजन होगा वो बाउंडेड होगा और बाउंडेड बाय विद कॉर्नर्स OABC। ठीक है, ये कैसे किया है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कैसे है, इसमें ओरिजिन टेस्ट हमने लगाया तो ये ट्रू आएगा दोनों केस में, तो ये क्लोज हाफ प्लेन आ जाएगा कंटेनिंग ओरिजिन। सो यानी कि हम फिजिबल रीजन पे हमारे पास बाउंडेड हो जाएगा विद कॉर्नर्स एट OABC, O 00, A 25 C आपका 0 20 एंड B 20 10। ठीक है, ये आपके पास कॉर्नर्स आ जाएंगे। फिर हम एट O Z की वैल्यू हो जाएगी आपकी x प्लस वाई दैट इज 0 प्लस 0 दैट इज 0। A के ऊपर पॉइंट के ऊपर Z की वैल्यू 25, B के ऊपर इसकी वैल्यू 30 और C के ऊपर इसकी वैल्यू 20। अब हमें करना था मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं 30 है यहाँ पर। तो 30 जो है वो दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी थी, तो मैक्सिमाइज हमने कर दिया इसको। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विल बी 30 इन विच, देखिए एक्स कितना है 20 था, यानी कि फर्स्ट काइंड के जो केक है वो हमारे बन सकते हैं 20 केक्स, एंड सेकंड टाइप के जो केक बन सकते हैं वो है 10, क्योंकि एक्स जो है आपका और वाई जो है वो वही वैल्यू आपकी है फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड की केक्स की। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। ए टेनिस रैकेट takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. ठीक है, इन ए डे द फैक्ट्री हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स, यानी कि 42 आवर्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे उसको मशीन को चलाने के लिए। ठीक है, ऑफ मशीन टाइम एंड 25 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम, यानी कि क्राफ्ट्समैन यानी कि जो एक दो टाइप की, देखिए कोई भी क्रिकेट बैट या टेनिस बैट बनता है, टेनिस रैकेट बनता है, उसके लिए हमारे पास दो तरह की मशीनें हैं। एक तो है आपके पास जो मशीन है उनकी उस पर लगेगा टाइम, मशीन उसको जो भी करेगी उसकी मोल्डिंग करेगी। उसके बाद जो क्राफ्ट्समैन मतलब जो आदमी जो भी उसको कर बनाने वाला है, कारीगर जो भी होगा वो उसको उस पर टाइम लगाएगा उसको फिनिशिंग देने के लिए। तो दो टाइप के हमें चीज़ चाहिए होती है, एक तो मशीन चाहिए और एक कारीगर चाहिए उसको करने के लिए, उत्पादन फिनिशिंग करने के लिए। तो उसकी टेबल हमारे पास हमारे बन जाएगी जैसे कि अब तक बनती आई है। तो लेट हमने यहाँ पर लिखी लास्ट में क्या है, 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ़ द फैक्ट्री इज़ टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। इफ़ द प्रॉफिट ऑन द रैकेट एंड ऑन द बैट is ₹20 and ₹10 respectively, find the maximum profit of the factory when it works at full capacity। यानी कि अगर वो फुल कैपेसिटी से काम करती है फैक्ट्री तो उसको अगर प्रॉफिट इतना लगता है ₹20 और ₹10 जो है रैकेट और बैट के ऊपर, तो आपको बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रैकेट्स हमने ले लिए x, नंबर ऑफ बैट्स हमने ले लिए y, टेबल बना लिया टेनिस रैकेट्स के लिए और बैट के लिए, और मशीन टाइम 1.5, रैकेट के लिए होगा 3 आवर्स, और इस तरह से टोटल जो हमारे पास होगा, टोटल हमारे पास होगा क्या 42। ठीक है, 42 यहाँ पर आएगा 42, ये कुछ नहीं है, इसको हटा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेनिस रैकेट और बैट्स, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक मैंने यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। टेनिस रैकेट्स यहाँ पर है, ये टेनिस रैकेट्स ये वाला, और ये है बैट्स। ठीक है, टेनिस रैकेट्स जो है वो यहाँ पर है और बैट्स यहाँ पर है, मतलब कहने का ये यहाँ से ऐसे है, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये है आपका टेनिस रैकेट्स के लिए मशीन टाइम है 1.5 आवर्स एंड बैट्स के लिए है 3 आवर्स। ठीक है, टोटल 42 था, लास्ट में लिखा हुआ है 42, और क्राफ्ट्समैन के लिए 3 आवर्स चाहिए टेनिस रैकेट के लिए और बैट के लिए 1 आवर चाहिए, तो 24।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये जो बनता है वो बन जाएगा टोटल 1.5x प्लस 3y। क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ रैकेट्स है आपके x और नंबर ऑफ बैट्स है y। 1.5x प्लस 3y टोटल मशीन टाइम दैट इज़ 42 हमें अवेलेबल है, 42 आवर्स मेंशन है क्वेश्चन में। तो 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42 एंड 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24 एंड x एंड y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज, यानी कि मैक्सिमाइज किसको करना है? टोटल प्रॉफिट को यहाँ पर मैक्सिमाइज करना। सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट पॉइंट को हम कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ पर आप साइड में देखिए, यहाँ पर ठीक है, व्हेन द फैक्ट्री इज़ टू वर्क एट फुल कैपेसिटी, यानी कि जब फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, यानी कि पूरा टाइम वो चल रही है, मशीन और क्राफ्ट्समैन फुल टाइम के लिए कर रहे हैं, यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा? 1.5x प्लस 3y इक्वल टू टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 42 आवर्स, है ना। फुल कैपेसिटी मतलब पूरा टाइम काम कर रही है, तो इक्वल टू 42। और 3x प्लस y 24 आवर्स हमारे पास टोटल अवेलेबल टाइम था, तो टोटल फुल कैपेसिटी का मतलब फुल टाइम काम कर रहे हैं, यानी कि 24 आवर्स काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को सोल्व करके आपको x और y निकालना है। x और y आपका आ जाएगा x 4 और y 12, यानी कि ये 4 रैकेट्स एंड 12 बैट्स जो है वो बन जाएंगे अगर वो फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे काम करती है तो। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में प्रॉफिट मेंशन किया गया है। प्रॉफिट है 20 रुपीज़ ऑन रैकेट एंड 10 रुपीज़ ऑन बैट। तो रैकेट और बैट्स पे 20 और 10 है, तो 20x प्लस 10y हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। उसको हमें करना है मैक्सिमाइज़। तो जैसा कि हम करते आए हैं अब तक, ग्राफ बना लिया है, ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ग्राफ बनाने का ओरिजिन टेस्ट लिया तो हम देखेंगे ये रीजन आएगा आपका बाउंडेड, और बाउंडेड विद कॉर्नर्स OABC। इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं OABC आपको नजर आएगा। अब OABC कैसे आते हैं वो लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीख लिया था। ठीक है, OABC निकालने के बाद हमने Z की वैल्यू में रखते जाना है, तो उसमें से हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने है, किस पर आई है? B के ऊपर, है ना। B के ऊपर इसकी वैल्यू आई है मैक्सिमम, दैट इज़ 200। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट इट फुल कैपेसिटी इज़ ₹200 व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 12, यानी कि 4 तो टेनिस रैकेट बनेंगे और 12 वहाँ पे क्रिकेट बैट्स बनेंगे, तब उसका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो होगा 200 रुपीज़ का प्रॉफिट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। A manufacturer produces nuts and bolts. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours of machine B to produce a packet of nuts. It takes 3 hours of machine A and 1 hour of machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of 17 rupees and 50 paise per package of nuts and rupees 7 per package on bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for at most 12 hours a day? यानी कि अगर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स के लिए मशीन को चलाता है। ठीक है, यानी कि जो उससे कम ही रखना है उसको आपको टाइम। ठीक है, तो एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स के लिए चला सकता है। तो शुरू करते हैं। लेट द टोटल पैकेट्स ऑफ नट्स इज x एंड टोटल पैकेट ऑफ बोल्ट्स इज y। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्योंकि उसने बनाया है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दैट इज z इक्वल टू 17.5x प्लस 7y टोटल प्रॉफिट जो आप कह सकते हैं। फिर हम टेबल बना लेंगे नट्स और बोल्ट्स के लिए, मशीन ए और मशीन बी 1 3 3 1, और जो मशीन आर्स जो है उनके लिए 12 आवर्स है मैक्सिमम। ठीक है, तो टोटल मशीन आर्स के लिए मशीन ए के लिए हो जाएगा x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि लेस देन इक्वल टू क्यों लगा? क्योंकि मैक्सिमम 12 है, यानी कि 12 या 12 से कम ही लेना है आपको। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसके बाद? उसके बाद आपको सिंपली यही करना है कि यहाँ पर x की और y की वैल्यूज़ जो है वो हमें फाइंड करनी है। कैसे? कॉर्नर्स पॉइंट्स हमने निकालने हैं, जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में हमने कर लिया था ओरिजिन टेस्ट। ठीक है, ओरिजिन टेस्ट के लिए, और ओरिजिन टेस्ट करके हमने पता कर लिया है कि ये इसका शेड किधर बनेगा, इसका रीजन किधर बनेगा। ठीक है, फिजिबल रीजन किधर बनेगा। उसके बाद बनाने के बाद हमारे कॉर्नर्स आ जाएंगे। कॉर्नर्स यहाँ पर बाउंडेड रीजन के आए हैं, तो हम क्लियरली से कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कॉर्नर पे कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो कॉर्नर्स पे हम निकाल लेते हैं। कॉर्नर्स है आपका OABC, जिसके वर्टिसेस आ जाएंगे 0 0 4 0 3 3 एंड 0 4। तो Z की जो वैल्यू है वो आपकी निकालते जाना है पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर। तो हम देखेंगे हमें मैक्सिमम करना था, मैक्सिमाइज करना था प्रॉफिट को,
और आपके सामने है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 73.5 एंड इट इज़ 73.5 व्हेन x इज़ 3 एंड y इज़ ऑल्सो 3, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास जो प्रोडक्ट थे x और y पैकेट नट्स और बोल्ट्स वो 3 पैकेट्स बनाने हैं, तो उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा और वो इतना होगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए मशीन मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज A एंड B। ये सेम उसी टाइप का ही है, देख सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम उसी टाइप का है। तो और इसमें यहाँ पर जो टाइम है वो मिनट्स में होगा और उसको हमें जो अवेलेबल टाइम है वो आवर्स में है, तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो आपके पास इसको खुद से ही ट्राई कीजिएगा, आपके सामने है, इसको आप चाहो तो फोटो ले सकते हैं और उसको आप सोल्व करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये आपका सेम टू सेम आगे देख लीजिए, ग्राफ भी वैसा का वैसा ही बन रहा है। तो इसमें हम कॉर्नर्स निकालेंगे, कॉर्नर्स निकालने के बाद इसमें पॉइंट पुट कर देंगे, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू जो चाहिए थी इसकी प्रॉफिट की, दैट विल बी 410। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है, इसकी इसमें भी सेम वैसा ही है, 5th क्वेश्चन जो 4th में किया था। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 410 व्हेन x इज़ 30 एंड y इज़ 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन शेड्स, ईच रिक्वायर्स अ यूज ऑफ ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन एंड ए स्प्रेयर। यानी कि उसके लिए एक तो स्प्रेयर की ज़रूरत है और एक ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन की ज़रूरत है। और उसी तरह से सेम वही टेबल वाला केस है। टोटल प्रॉफिट हमें बताना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है फर्स्ट टाइप पेडेस्टल लैंप के ऊपर, और 3 जो रुपीज़ का प्रॉफिट होता है वुडन शेड्स के ऊपर। ठीक है, वुडन शेड्स के ऊपर। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5x प्लस 3y। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया, ज्यूम करना है, लेट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स x पेडेस्टल लैंप्स एंड y wooden shades. ठीक है, therefore x greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0, so we have to maximize the profit, that is z is equal to 5x plus 3y. ठीक है, अब हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे। सो लैम्प्स एंड शेड्स, यहाँ पर जो ग्राइंडिंग और कटिंग के लिए मशीन्स के लिए हमें जरूर टाइम है वो है 2 आवर्स एंड 1 आवर्स, एंड स्प्रेयर्स के लिए 3 और 2 आवर्स, और मैक्सिमम जो टाइम अवेलेबल है दैट इज़ गिवन टू बी 12 hours for grinding and cutting and 20 hours for sprayers. So we have to maximize the profit for and subject to constants 2x plus y less than equal to 12, 3x plus 2y less than equal to 20, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. So clearly आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है वैसा ही बन रहा है, सेम वही बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड विद कॉर्नर्स O A B C, और इन O A B C के लिए जो आपके पास z की जो वैल्यू आएगी वो हम निकाल लेंगे, और इनमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है 32, और 32 जो है वो आई है 4 पॉइंट के ऊपर, यानी कि x4 और y4। तो आप क्लियरली कह सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 32 व्हेन x इज़ 4 एंड y इज़ 4। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सवेनियर made of plywood. So souvenir of type A requires 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling, or souvenir of type B requires 8 minutes each for cutting and 8 minutes each for assembling. There are 3 hours 20 minutes available for cutting and 4 hours for assembling. अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलर्ट होकर कीजिएगा कि जो टाइमिंग जो दे रखी है पर जो आइटम के लिए वो हमारी मिनट्स में है, टोटल टाइम जो अवेलेबल है वो हमारा आवर्स में है। तो पूरे क्वेश्चन को आपको मिनट्स में ही कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, पूरे ही क्वेश्चन को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 hours 20 minutes को हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो वो आएगा 200 मिनट्स। ठीक है, 3 hours मतलब 1 hour में 60, तो 3 hours में 180 मिनट्स एंड 20 मिनट्स और एक्स्ट्रा, मतलब 3 hours 20 मिनट्स है तो 200 मिनट्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे फिर वही सेम है, लेट द कंपनी मैन्युफैक्चर x सेवेनर ऑफ टाइप A एंड y सेवेनर ऑफ टाइप B. सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ टाइम टेबल आपको पता है, टाइप A और टाइप B के जो भी आपके पास बन रही हैं। ठीक है, और वो कटिंग और असेंबलिंग के लिए 5 hours और 8 hours थे, और टोटल टाइम अवेलेबल वाज 200 मिनट्स, एंड 10x प्लस 8y के लिए जो टाइम अवेलेबल है वो है 240 hours, यानी कि 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200 एंड 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा शॉर्ट बना लिया, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 120। ठीक है,
अब ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि लेस देन इक्वल टू लिखना है या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वैसे तो क्लियरली पता लग जाएगा आपको, जो टाइम अवेलेबल है वो मैक्सिमम टाइम है इतना, ये नहीं कहा इससे ऊपर जाना है, आपको इससे नीचे ही रखना है। यानी कि आपको जब भी कोई फैक्ट्री में कोई लेबर काम करता है उसको ये थोड़ी कहते हैं कि भाई तेरी मर्जी है, छूट है, इतनी कितना भी चला, ये कहेंगे ना कि इतने टाइम तक चलाना है आपको ये मशीन, है ना, मैक्सिमम टाइम होता है, यानी कि लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपके लिए, इसके लिए आपको टेबल बना दी है यहाँ पर, और इस तरह से आपको ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद सेम वही फोर्थ क्वेश्चन से आप देखते आ रहे हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पे हम आ चुके हैं, सबका एक ही जैसा ग्राफ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनको पूरा स्केल से पूरा आपको प्रॉपर शेडिंग करनी है, प्रॉपर ये लाइनिंग बनानी है स्केल के साथ। ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करने के बाद कॉर्नर्स आ जाएंगे OABC, और जिनके वर्टिसेस आपके सामने हैं इनमें हमने रखा, वैल्यू रखते गए, और उसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई है वो आई है B पॉइंट के ऊपर, और वो है आपका 160। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज 160 व्हेन X इज इक्वल टू 8 एंड Y इक्वल टू 20। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, जरा समझिए। ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल टू टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ए डेस्कटॉप एंड ए पोर्टेबल मॉडल दैट विल कॉस्ट ₹25,000 and ₹40,000 respectively. He estimates that total monthly demand of the computer will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computer. इनके आपको पता नहीं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनेगी, तो हम यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से ही कर लेता हूँ, आगे आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, लेट द मर्चेंट स्टॉक X डेस्कटॉप मॉडल एंड Y पोर्टेबल मॉडल सो दैट X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, एक जो उस पर कॉस्ट पड़ती है एक मॉडल पे वो 25,000 पड़ती है, तो टोटल कितने हैं उसके पास X, तो 25,000 X प्लस 40,000 Y, और हमारे पास टोटल जो उस इन्वेस्ट करना है उसको, वो लास्ट लाइन को आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। नोट यू वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 lakhs। ठीक है, यानी कि आपको बताना है ही डज नॉट वांट्स टू इन्वेस्ट, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं करना चाहता, 70 लाख से ज़्यादा नहीं करेगा, यानी कि 70 लाख या उससे कम ही रखेगा। तो 25,000 X प्लस 40,000 Y टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि पर पीस के ऊपर इतना जो कॉस्ट पड़ रही है उतनी है हमें मेंशन है, तो X और Y से मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट आ जाएगी, वो हमें पता है दैट शुड नॉट एक्सीड 70 लाख, यानी कि 70 लाख से उसको कम ही रखना है। इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 5X प्लस 8Y लेस देन इक्वल टू 1400, एंड टोटल हमें पता है कि जो टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी, मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 250, तो X प्लस वाई टोटल रिक्वायरमेंट हो जाएगी दोनों की X प्लस वाई, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 250। सो प्रॉफिट जो आपको लास्ट लाइन पे मेंशन है वो है प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज, यानी कि डेस्कटॉप मॉडल इज 4500 एंड ऑन पोर्टेबल मॉडल इज 5000, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 4500X प्लस 5000Y। So we have to maximize Z is equal to this, subject to constraints 5X plus 8Y less than equal to 1400 and X plus Y less than equal to 250 and X greater than equal to 0, Y greater than equal to 0। इसका जो ग्राफ देखते हैं तो ये फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही सेम टू सेम बन रहा है, जिसमें आपके कॉर्नर्स OABC आ रहे हैं, तो उस पर आपको कॉर्नर्स पॉइंट निकाल के और उसके बाद आपको ये जेड पे रख देने हैं, तो उसके सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके सामने आएगी B पॉइंट के ऊपर, और वो आएगा कितना 11, 5 and 0000, that is maximum value of Z will be this when X is equal to 200 and Y will be 50, यानी कि X जो है that is आपको डेस्कटॉप मॉडल जो है वो 200 बनाएंगे, तो और जो पोर्टेबल मॉडल है वो 50 बनाएंगे अगर, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। टू फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। फूड P1 cost ₹4 per unit food and for F2 cost ₹6 per unit. 1 unit of food 1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals. 1 unit of food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. Formulate this as LPP. Find the minimum cost for diet that consists of mixture of these two foods and also meets the minimum nutrition requirements. यानी कि सिंपल वही है पिछले जैसे ही क्वेश्चन, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो लेट द डाइट कंटेन्स X यूनिट ऑफ फूड F1 एंड Y यूनिट्स ऑफ फूड F2।
ठीक है, एक्स और वाई हमने कंसिडर कर लिए एंड देन एक्स एंड वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करना है, ये सेम टेबल जैसे पहले फॉर्मेशन हम करते आए हैं वही करना है। तो F1 जो है आपके पास, फूड F1 जो है दैट विल बी आपके पास कितना, यानी कि विटामिन जो कंटेंट है दैट इज़ आपको पता है कितना, मिनिमम 80 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 80 की यहाँ पे मेंशन है कि एटलीस्ट 80 चाहिए। दैट मीन्स जो विटामिन है टोटल, जो विटामिन ए है वो हो जाएगा टोटल 3x प्लस 6y। क्यों? क्योंकि 3x तो हो गया आपका फूड F1 से आएगा और जो 6y है वो विटामिन जो है वो ए जो है हमारा F2 से आएगा। एंड दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यानी कि कम से कम 80 का मतलब 80 या उससे ग्रेटर होना चाहिए, मोर होना चाहिए। सिमिलरली जो विटामिन बी है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वी हैव टू मिनिमाइज, क्योंकि हमें बताना है कि जो कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहे, तो मिनिमाइज करना है। तो z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y, इसको हमें मिनिमाइज करने के लिए कहा गया है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये अनबाउंडेड आएगा, देख सकते हैं इस ग्राफ को, तो अनबाउंडेड आएगा, ऊपर की तरफ इसका शेड आएगी। अब इसको करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कॉर्नर्स जो बने हैं, 3 कॉर्नर्स बन रहे हैं। एक तो ए है 80/3 एंड 0, बी है आपका 24 और 4/3 एंड सी आएगा 0,100/3। ठीक है, ये आपके पास इसकी टेबल आ चुकी है। अब यहाँ पे कॉर्नर्स पॉइंट आ चुके हैं। कॉर्नर्स पॉइंट्स आने के बाद हमें पता है क्या करना होता है। यहाँ पे अनबाउंडेड है जैसा कि हमें दिख रहा है, तो पहले हम जेड कॉर्नर्स जेड की वैल्यू निकाल लेंगे कॉर्नर्स के ऊपर। तो इन तीनों पे से हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है 104 बी पॉइंट के ऊपर। बट इट कैन बी मिनिमम, इट मे बी मिनिमम और मे नॉट बी मिनिमम। क्यों? क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं याद भी होगा। तो 4x जेड की जो भी वैल्यू है 4x प्लस 6y दैट विल बी सपोज दैट इज लेस देन 104, यानी कि 104 से भी मान लीजिए लेस वैल्यू है, ये मिनिमम नहीं है मान लीजिए। तो 2x प्लस 3y लेस देन 52। तो इसको जब हम ग्राफ चेक करेंगे ना, तो ग्राफ चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो इन दोनों के बीच में से यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा डैश 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 करके। यहाँ से निकलने के बाद फिर हम इसको जो शेड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो शेड है वो इधर की तरफ निकलेगी। ठीक है, ओरिजिन टेस्ट लगा के देखते हैं इसके ऊपर। तो ओरिजिन को ट्रू करेगा ये, तो ट्रू करेगा तो इधर निकल जाएगा। और हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारा फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ है और जो हमारा अब जो रीजन आया है हाफ प्लेन, ये इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर हम इसको लेके चल रहे 104 से लेस के लिए, वो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ होगा। 104 से नीचे की वैल्यू जो है लेस वैल्यू वो नीचे की तरफ है। तो बट हमारा फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ है, तो हम कहेंगे कि हमारे फिजिबल रीजन के अंदर जो ऊपर की तरफ है रीजन, उसके अंदर इसकी वैल्यू 104 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि 104 से छोटी तो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपकी 104। ठीक है, इट कैन बी सीन दैट देयर इज नो पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन एंड हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 104 व्हेन x इज 24 एंड y इज 4/3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए परसेंटेज में मेंशन है, तो परसेंटेज के लिए ध्यान रखिएगा। परसेंटेज जब भी बात आए अपॉन में 100 हो जाएगा। जैसे 10% नाइट्रोजन का है ना, तो 10% नाइट्रोजन के लिए 10/100 लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सपोज हम ले लेते हैं, लेट द फार्मर बाई x किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड y किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर F2, सो x एंड y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसा कि टेबल फॉर्मेशन करना है, टेबल बना लेते हैं। नाइट्रोजन 10%, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो F1 के अंदर 6% है, F2 जो है उसके अंदर नाइट्रोजन 5% और फॉस्फोरिक एसिड 10% है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमने जो फर्टिलाइजर F1 है वो हमने x क्वांटिटी में लिया है, ये हो गया x में और ये हो गया y में। आप चाहे तो ऐसे XY भी लिख सकते हो, उससे आपको आसानी हो जाएगी कि x किसके साथ आएगा, y किसके अलॉन्ग हमें ऐड करना है। ठीक है ना, तो हम मैंने पहले बता दिया आपको कि परसेंटेज की बात की जा रही है तो अपॉन 100 लग जाएगा। तो 10 जो है वो परसेंटेज में है, यहाँ पर नाइट्रोजन में 10 लिखा ना, 10% है, ये ध्यान रखिएगा। 5% है, ये 6% है, ये 10% है, इस तरह से है। परसेंट का मतलब होता है 100, तो 10/100 हो जाएगा 1/10। तो 1/10 हो गया पर यूनिट के अंदर, तो x kg के अंदर कितना हो जाएगा, कितना होगा, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू 1/10 यानी कि x/10 प्लस y/20 एंड दैट विल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ठीक है, मेंशन है ये आपकी बुक में।
ठीक है, आपके स्टेटमेंट में मेंशन है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 280 एंड सिमिलरली 6x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 14। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3x प्लस 4y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 700 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं वो अनबाउंडेड आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा केस, ये कॉर्नर्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो कॉर्नर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो कॉर्नर्स आने के बाद आपके पास ये 3 कॉर्नर आएंगे, बट फिर वही बात, क्योंकि ये रीजन अनबाउंडेड है तो इट मे बी और मे नॉट बी मिनिमम। 1000 जो है यहाँ पर मिनिमम आया है फिलहाल 3 कॉर्नर के ऊपर, तो तीनों में से एक पॉइंट जो है 1000 मिनिमम आया है एक वैल्यू। तो हम चेक करेंगे इससे 1000 से छोटी वैल्यू हो सकती है क्या। तो उसके लिए जैसा कि हम पहले पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है, तो हम देखेंगे कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं आया, क्योंकि देखिए इसमें कैसे बनेगा, मैं आपको एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसको ऐसी जो लाइन बनाओगे ना आप, इसको ये लेस देन 1000 वाली, तो इस तरह से डॉटेड लाइन आएगी और उसका जो ग्राफ आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, फिर वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा और हमारा जो फीजिबल रीजन है वो ऊपर की तरफ है और इससे जो 1000 से छोटी वैल्यू है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब 1000 से छोटी वैल्यू नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1000 इज द मिनिमम वैल्यू इन द फीजिबल रीजन। इस रीजन में 1000 जो है वो आपका मिनिमम वैल्यू कही जाएगी। ठीक है, तो इट कैन बी सीन दैट देयर इज नो पॉइंट कॉमन विद फीजिबल रीजन, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 1000 एट x इज इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 80। Next 11th question, the corner of the feasible region determined by the following system of linear equation। ठीक है, देखिए कंडीशन देखिए, let z is equal to px plus qy where p and q greater than 0, condition on p and q so that the maximum of z occurs at both 3, 4 and 0, 5 is, यानी कि अगर ये कहा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी वो 2 पॉइंट के ऊपर आ रही है, जैसा कि आपको बताया था अनबाउंडेड में जब किसी केस में ऐसा हो जाए कि 2 वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम 2 पॉइंट के ऊपर आ रही है, तो उसमें हम कहते थे 2 पॉइंट के ऊपर सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सोल्व करना है। तो कॉर्नर्स जो है वो आपके 0, 0, 5, 0, 3, 4 और 0, 5 मेंशन है और z आपका px प्लस qy मेंशन है। कंडीशन ऑन p एंड q सच दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर एट बोथ। तो एट 3, 4 पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट है उसके ऊपर उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 3p प्लस 4q, और 0, 5 के ऊपर भी मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज z इज इक्वल टू 5q। ठीक है, x की जगह 0, y की जगह 5 रख दिया। अब जैसा कि ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के ऊपर, यानी कि इन दोनों की वैल्यू जो है दोनों पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू सेम रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही होगी, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 3p प्लस 4q इज इक्वल टू 5q, यानी कि q इज इक्वल टू 3p। एंड यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन आपको नजर आएगा, क्योंकि डी में ही यही कहा गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।